रेल मंत्री को रेल नहीं रील पसंद है, टिकट के नाम पर मनमाना बिल पसंद है। जितनी भी ये समस्याएं बताई गई हैं, अगर रेल मंत्री रील से ज्यादा रेल पर ध्यान दे तो अवश्य इसका इलाज हो जाएगा। अजब गजब चल रहा है रेल का खेल, हमेशा गाड़ी लेट तो कहीं ब्रेक फेल। महंगी टिकटें, रेल और जनता की सुरक्षा, ये मेरा आखिरी पॉइंट है सर, इसके टुवर्ड्स भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, पहले सुरक्षित यात्रा की गारंटी हुआ करती थी, आज कोई गारंटी नहीं। रेल मंत्री कहते हैं हमने कवच सिस्टम नाम का एक नया सिस्टम लागू किया है जिससे अब रेल दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी। सर, क्या एक महीना भी ऐसा बीता कवच सिस्टम लागू होने के बाद जब रेल दुर्घटना का कोई समाचार हमारे पास नहीं आया? सर, बीते 5 सालों में 200 से ज्यादा रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत और अनगिनत लोग इंजर हुए हैं। सीएजी की वर्ष 2000 जो अभी रिपोर्ट आई वो बताती है कि वित्तीय वर्ष 2018 से 2021 के भीतर जितनी भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए उसका 75% कारण लैक ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, यानी कि रेल ट्रैक की मेंटेनेंस में जो कमी है उसकी वजह से रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम ये हाउस 2.5 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन करने जा रहा है भारतीय रेल को। मुझे उम्मीद है कि कम से कम ट्रैक मेंटेनेंस तो ठीक ठाक तरीके से रेलवे विभाग कराएगा। सर, इसी के साथ साथ जितनी भी ये समस्याएं बताई गई हैं, अगर रेल मंत्री रील से ज्यादा रेल पर ध्यान दे तो अवश्य इसका इलाज हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियां एक आम रेल यात्री के अनुभव को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। सर, अजब गजब चल रहा है रेल का खेल, हमेशा गाड़ी लेट तो कहीं ब्रेक फेल। महंगी टिकट के बाद भी सीट मिलने की आस नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएं इस बात पर विश्वास नहीं। भिड़ रहे हैं ट्रेनें, मर रहे हैं लोग, रेल मंत्री लगा रहे हैं अमृतकाल का भोग। बुकिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन तक दर्जनों टैक्स का जाल, भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जा रहे हैं लोग, कैसे मनाएं अमृतकाल। बेरोजगारों के देश में हो रही है बुलेट ट्रेन की बात, सरकार कैसे समझेगी आम आदमी के मन के जज्बात। रेल मंत्री को रेल नहीं रील पसंद है, टिकट के नाम पर मनमाना बिल पसंद है। खाना मांगने पर मिलता है कॉकरोच, छिपकली और मच्छर। इतना बदहाल हो चुका है हमारी लाइफलाइन का स्ट्रक्चर। आखिर कैसे सुधरेगी व्यवस्था, कैसे बदलेंगे हालात, सरकार समझने को तैयार नहीं आम आदमी के जज्बात। सर, मैं अपने अगले भाग में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आई है उसका क्या इकोनॉमिक आर्थिक इंपैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। सर, पहले तो 4 फरवरी 2025 को अमेरिका की सेना का एक माल ढोने वाला बड़ा विमान 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए भारत आया। पता लगा कि उन भारतीयों के हाथ में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां बांधकर उनको लाया गया। बताया जा रहा है कि 7,25,000 ऐसे लोग हैं जो बिना दस्तावेज के भारतीय प्रवासी वहां रह रहे हैं, जिनको अब एक एक कर अमेरिका भारत वापस भेजने जा रहा है। सर, हम चले तो विश्व गुरु बनने थे, वहां अमेरिका ने अपनी मिलिट्री लगाकर हजारों लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मैंने सर किसी बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका के नागरिक को डिपोर्ट होने की खबर तो नहीं पड़ी, लेकिन भारतीयों के साथ जो अमानवीयता हुई वो जरूर उसकी खबर पड़ी। सर, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इलीगल माइग्रेशन को तो शायद इलीगल इमिग्रेशन को इस सदन में बैठा कोई भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन सर जो उस नाउमीदी के शिकार रोजगार की तलाश में युवा गए, उनके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ उसको लेकर तो हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। सर, 40 घंटे तक उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांध के रखा गया, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। सर, इसको लेकर मुझे लगता है शायद इस देश के हर नागरिक का खून खौलता होगा। उसी के सामने इसी एग्जाम्पल के सामने हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इस दुनिया का एक बहुत छोटा सा देश है सर, कोलंबिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो को जब पता लगा कि अमेरिका से एक सेना का माल ढोने वाला विमान इसी प्रकार कोलंबिया के नागरिकों को जो बिना दस्तावेज के वहां पाए गए कोलंबिया छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उस विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं अपना विमान भेजूंगा, कोलंबिया सरकार का विमान, और पूरे सम्मानजनक तरीके से मैं अपने नागरिकों को वापस लाऊंगा। सर, वास्तव में कोलंबिया जो डटकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया वो असल विश्व गुरु बना इस महीने में तो। और मैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी पूछना चाहूंगा सर कि वो खुद क्यों नहीं गए इन नागरिकों को, हमारे भाइयों बहनों को रिसीव करने। क्यों हमने जहाज नहीं भेजा, अपना भारतीय वायुसेना का जहाज, उनको वापस लाने के लिए। और जब हमारे पास पहले से ही सूची थी कि इन 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्या अमेरिकी दूतावास से किसी को बुलाया, किसी से चर्चा करी, अपना विरोध दर्ज कराया? और अंत में सर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा
इन तमाम राज्यों के ये लोग थे जो आए, लेकिन प्लेन को न जाने किस कारणवश अमृतसर में उतारा गया। मैं चाहूंगा इस विषय पर भी, इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर भी माननीय विदेश मंत्री जी ध्यान आकर्षित करें सदन का। सर, क्या आपने कभी सुना है कि स्विट्जरलैंड का कोई नागरिक, डेनमार्क का कोई नागरिक, ब्रिटेन का कोई नागरिक, नीदरलैंड का कोई नागरिक डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका गया हो नौकरी की तलाश में? नहीं सुना होगा सर। भारतीय ही क्यों मजबूर है डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचकर वहां पर मेहनत मजदूरी, छोटी मोटी लेबर का काम करने के लिए? वो इसलिए सर क्योंकि इस देश में तमाम सरकारों ने हमारे देश के युवा को बेरोजगार रखा। वादा तो था सर 2 करोड़ नौकरियां देने का, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां दे नहीं पाई सरकार। शायद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते लोग अमेरिका जाने को मजबूर हो गए। मैं बताना चाहूंगा सर, आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश करें कि अमेरिका के सबसे पिछड़े राज्यों में एक राज्य है मिसिसिपी जो आता है। मिसिसिपी राज्य में अमेरिका की सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है। मिसिसिपी की भी लोएस्ट पर कैपिटा इनकम $48,000 प्रति वर्ष है। उसका मुकाबला करिए सर, कंपेयर करिए भारत की पर कैपिटा इनकम से। भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र $1160 है। कहां अमेरिका की सबसे गरीब राज्य की पर कैपिटा इनकम, यानी कि साल में औसतन मिसिसिपी में रहने वाला एक आदमी $48,000 कमाता है, वहां एक भारतीय औसतन $1160 कमाता है। तो क्यों नहीं कोई बेहतर जिंदगी के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाने पर मजबूर होगा सर? सर, मैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत पे पड़ने जा रहा है उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले H1B वीजास। ये H1B वीजा जो अब भारी रिस्ट्रिक्शंस के साए में फंसे हुए हैं, इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो भारतीयों को होगा। सर, वर्ष 2023 में 3,86,000 H1B वीजा एप्लीकेशन अमेरिकी सरकार को आई, जिसमें से 72% एप्लीकेशन भारतीयों की थी। यानी कि अगर H1B मुश्किल होगा तो सबसे ज्यादा मार भारत के स्किल्ड लोगों को पड़ेगी। दूसरा, स्ट्रिक्टर H1B वीजा। अगर स्ट्रिक्टर H1B वीजा होगा और H1B वीजा वालों के वेज में मॉड्यूलेशन करी जाएगी, उसके चलते तमाम वो कंपनियां जो भारतीयों को रोजगार देती हैं अमेरिका में, वो भारतीयों को निकाल कर लोकल अमेरिकन को जॉब्स देंगी, जिसके चलते एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की फौज, हिंदुस्तानियों की फौज परेशान हो जाएगी, भारत वापस आने को मजबूर हो जाएगी।